हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम DSSB के कॉमन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये KVS और सुपर टेट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो टॉपिक्स हम DSSB के लिए कर रहे हैं वो इन एग्ज़ाम्स में भी काम आएगा। और आप जानते ही हैं कि जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ हो या फिर GK हो, तो जो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है वो कॉमन ही होती है हर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही रहते हैं। तो आपकी जो सीरीज़ है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। देखो, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो आप कोर्स कर रहे हैं, मतलब आप जो अपना बेसिक मजबूत कर रहे हैं, या आपने जो भी पेड कोर्स भी लिया हुआ है अगर कोई, तो उसके साथ साथ भी आप इसे कर सकते हैं। तो अगर आप इसे भी साथ साथ करेंगे तो आपको अपनी वीकनेस का भी अंदाज़ा रहेगा कि आपकी जो मतलब कौन से क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा टॉपिक आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे आपको इतनी हेल्प होगी कि आप अपनी वीकनेस का पता लगा पाएंगे। तो इसको आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं हिंदी के। ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट्स कराने वाली हूँ जो भी कॉमन पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो कर्कश का विलोम बताना है। विलोम मतलब होता है अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट हो जाएगा इसका मधुर। कर्कश जो होता है ये ज़्यादातर शब्द आवाज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे किसी की आवाज़ अगर अच्छी नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कर्कश। जैसे कि हम कौवे के लिए ये शब्द का यूज़ करते हैं। लेकिन कोयल की जो आवाज़ होती है वो होती है मधुर, तो हम उसकी जो कोयल की आवाज़ होती है उसको हम मधुर बोलते हैं। तो इसीलिए कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें हमें बताना है वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प। तो ये क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? हम कहेंगे इंद्रजीत। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम कहते हैं जितेंद्रिय। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त करता है उसे हम कहेंगे इंद्रजीत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। एक शब्द बताना है इस सेंटेंस के लिए आपको। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। तो जो ऊंचे कुल में जो व्यक्ति पैदा होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कुलीन। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फिर है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है ये आपको बताना है। तो ये होगा इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से कोई इच्छा या फिर आशीर्वाद का बोध होता है, मतलब अगर हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर किसी अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि ऐसा हो, तो वो वाक्य होता है इच्छावाचक वाक्य। बाकी वाक्य की बात कर लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, और विस्मयवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें आपको एकदम से आश्चर्य होता है किसी चीज़ को देखकर, अरे कितना सुंदर नज़ारा है। कुछ इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको हम कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। और निषेधवाचक वाक्य होते हैं जिसमें ना नहीं जैसे शब्दों का यूज़ होता है, और जिसमें कोई काम करने के लिए मना किया जाता है या मतलब नकारा जाता है किसी चीज़ को, तो वो वाक्य होते हैं निषेधवाचक वाक्य। बढ़ते हैं आगे। श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो देखो, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा इतिश्री। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
विलोम शब्द मैंने बताया था जो अपोजिट होते हैं, अर्थ के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, उनको बोलते हैं विलोम शब्द। तो देखो फूल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो फूल के पर्यायवाची हैं। एक ऑप्शन ऐसा है जो कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, वो हमें पहचानना है, वो हो जाएगा तनुजा। सुमन, पुष्प और कुसुम, ये तीनों जो शब्द हैं वो हैं फूल के पर्यायवाची, और जो पर्यायवाची नहीं है वो है तनुजा। तनुजा है बेटी या पुत्री का पर्यायवाची शब्द। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है श्रृंगार रस को। तो श्रृंगार रस को हम कहते हैं रसराज। आगे बढ़ते हैं। देखो ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, इसमें हमें बताना है कौन सा रस है इसमें। तो मनरेख तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिन सी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इनमें हो जाएगा शांत रस। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब जिसमें भक्ति का बोध हो रहा हो, जैसे हम मान लो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उन पंक्तियों में भक्ति जैसा कुछ भाव आए तो वो वहाँ पर होता है भक्ति रस। और जहाँ पर श्रृंगार की बात हो रही हो तो वहाँ पर एक तरह से श्रृंगार रस होता है, मतलब जैसे प्रेमी प्रेमिका के बारे में कुछ मतलब पंक्तियाँ दी हुई हों तो उनमें होता है श्रृंगार रस। और करुण रस होता है जैसे कोई मतलब कोई दुखी होता है, जैसे मान लीजिए कोई वीर गति को प्राप्त हो गया कोई वीर, और उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं तो उनमें होगा करुण रस। तो इस तरह से हम रस की पहचान करते हैं, पंक्तियों से ही हमें पता चल जाता है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है चौपाई छंद। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, मतलब 4 लाइनें आपको मिलेंगी, और मात्राएं अगर आप गिननी आपको आती होंगी तो उसमें टोटल अगर मिलाएंगे तो हर लाइन में आपको 16 मात्राएं मिलेंगी। तो वो होता है चौपाई छंद। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है ये बताना है। इसमें हो जाएंगे पारिजात, कल्पतरु और देववृक्ष। तो ये सभी जो हैं ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तो 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे, मतलब डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। हिंदी की आदि जननी क्या है? आदि जननी से मतलब है कि हिंदी जो लैंग्वेज है उसका विकास किस लैंग्वेज से हुआ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत। तो संस्कृत से ही जो है हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है, और संस्कृत से और भी कई सारी भाषाओं का उद्भव हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखो हिंदी दिवस 2 तरह का मनाया जाता है। 2 तरह का मतलब जो हमारे देश में मनाया जाता है और एक जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो जो हमारे देश में मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है अविकारी शब्द क्या होता है। देखो अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें मतलब जैसे आपने देखा होगा कुछ सेंटेंसेस जो है लिंग वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं या शब्द बदल जाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं आप उनको किसी भी लिंग के अनुसार यूज़ कर लो या किसी वचन में यूज़ कर लो, मतलब एक वचन या बहुवचन, या फिर किसी कारक के अनुसार यूज़ कर लो, लेकिन वो मतलब चेंज नहीं होते, वो एज इट इज़ ही यूज़ होते हैं। तो ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। अगर आप इनको बहुवचन के साथ भी यूज़ करेंगे तो भी ये ऐसे ही रहेंगे, कभी नहीं बदलते। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द जो होते हैं इनको अवयव भी कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
पाहण शब्द का पर्यायवाची है। तो पाहण शब्द का पर्यायवाची क्या है? ये हो जाएगा पत्थर। अब देखो, इससे ही मिलता जुलता एक और शब्द होता है, क्या होता है? पाहुन। पाहुन होता है, पाहुन, ऐसे ऐसे लिखते हैं पाहुन। उसका मतलब होता है मेहमान। तो देखो, आप कंफ्यूज हो सकते हैं सिर्फ एक मात्रा के कारण। तो पाहन शब्द का मतलब है, पाहन शब्द का जो पर्यायवाची है, पर्यायवाची मतलब जिनका मतलब सेम मीनिंग होता है, तो ये हो जाएगा पर्याय पत्थर। और जो पाहुन है इसका पर्यायवाची हो जाता है मेहमान। तो ये ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें करे हैं। बाकी देखो, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहें और साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करते रहें। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जहाँ जो टॉपिक वीक है उस पर आप और मेहनत करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज।